हेलो एवरीवन, और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जो है इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, और जानेंगे किस तरह से डेवलपमेंट यानी कि विकास किस व्यक्ति के लिए क्या मायने रखता है, किस देश के लिए क्या मायने रखता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास के मायने हो सकते हैं। एक गरीब के लिए जिसके पास घर नहीं है, रोज़ खाने के लिए नहीं है, अगर उसको घर मिल जाए, खाने को मिल जाए तो वो विकास होगा। और अगर अमीर व्यक्ति है, अमीर यानी कि मतलब मान लीजिए उसके पास 20-25 लाख रुपए की कार है, एक 3-4 कमरों का घर है, ठीक है, जिसको आप बंगला भी कह सकते हैं, वो और अमीर बनना चाहता है तो उसके लिए वो विकास कहलाएगा। तो हमने ये जाना कि अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग व्यक्ति के लिए, अलग अलग राज्य के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक इंसान के लिए विकास के मायने अलग अलग होते हैं। और आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं कि डेवलपमेंट के क्या क्या मायने होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स हो सकते हैं आपके। जैसे कि कोई एक लेबर है, काम करने वाला मजदूर व्यक्ति, उसके लिए डेवलपमेंट के जो है मायने डिफरेंट हो सकते हैं। मोर डेज ऑफ वर्क, उसको ज़्यादा काम मिले, बेटर वेजेस मिले, उसको अच्छी सैलरी मिले, सॉरी वेजेस मतलब जो डेली वेजेस पे वो काम कर रहा है। उसके बाद इकोनॉमीज एंड सोशल इक्वालिटी, उसके साथ इकोनॉमीज ऑफ सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, मतलब उसको बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। वैसे अगर एक कोई रिच पर्सन है तो जैसे मैंने आपको बताया उसकी हायर फैमिली इनकम होनी चाहिए। बेटर एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, अगर उसके बच्चे यहाँ विदेश में, यहाँ अपने देश में पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूल में, तो वो सोचेगा कि मैं अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजूँ और फॉरेन कंट्रीज में भेजूँ। उसके बाद टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। हाँ, जाहिर सी बात है अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा देना चाहेगा। तो हमने ये जाना कि अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग विकास के मायने होते हैं। और जैसे कि एक डेफिनेशन से अगर आप इसको जानना चाहें तो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इन द प्रोसेस बाय विच द इकोनॉमिक वेलबींग एंड इक्वालिटी ऑफ अ लाइफ, नेशन, रीजन, लोकल कम्युनिटी और एन इंडिविजुअल इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड गोल्स और ऑब्जेक्टिव। तो मतलब आप ये देख सकते हैं, इस डायग्राम से आप क्लियरली समझ सकते हैं कि डेवलपमेंट किन किन चीज़ों में होता है देश के मायने से। चलिए, और अब हम जानेंगे कि हम किस तरह से डेवलपमेंट के ऐसे जो मुद्दे होते हैं अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग राज्य को, कहने का मतलब, या फिर अलग अलग देशों को हम कंपेयर कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास कुछ बुलेट पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें से हम पहला चीज़ जानेंगे। देखिए, ये है मेजरिंग नेशनल डेवलपमेंट। अगर आप किसी भी देश के डेवलपमेंट को जानना चाहते हैं तो उसके कुछ केंद्र बिंदु होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं कि वहाँ पे विकास किस प्रकार का है या फिर किस स्तर का हो चुका है। तो उसमें सबसे पहला आता है नेशनल इनकम। जी, नेशनल इनकम, जिसको आप जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि इसमें लिखा हुआ टोटल अमाउंट ऑफ इनकम एक्वायरिंग टू अ कंट्री फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ फाइनेंशियल ईयर विद इन दी कंट्री। कहने का मतलब, जब किसी देश में किसी भी चीज़ का जो है उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है, चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड से हो, चाहे वो इंडस्ट्री से हो, अलग अलग सेक्टर से हमें जो वो मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, उसको सेल करने के बाद जो हम पैसा कमाते हैं वो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, तो वो हमारा नेशनल इनकम कहलाता है। अब हम देखेंगे कि एवरेज इनकम या फिर पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होता है? जो प्रति व्यक्ति सालाना आय होती है उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। लेट सपोज कि भाई भारत की आबादी लगभग 130 करोड़ के आसपास मानी जाती है, तो 130 करोड़ की आबादी, और उसमें हम ये चेक करेंगे कि भारत की जीडीपी कितनी है, तो उस हिसाब से हम निकाल पाएंगे कि पर कैपिटा इनकम भारत में कितनी है। और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 1,28,829 रुपए, ये 2020-21 का डेटा है, जिस हिसाब से ये बताया गया कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो इतनी है, 1,28,000 के आसपास। उसके बाद आता है पर कैपिटा इनकम। अच्छा, जैसे कि हमने ये जाना कि पर कैपिटा इनकम 1,28,000 के आसपास है, परंतु हमको ये पता है कि हमारे देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं, जिनको एक वक्त का खाना जुटाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लोगों को डेली काम नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये अंदाज़ा हुआ कि हर एक व्यक्ति की 1,28,000 आय तो नहीं हो सकती है, और ये इसकी सबसे बड़ी चुनौती लिमिटेशन होती है जब हम लोग प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट
करते हैं। तो इसीलिए जो पर कैपिटा इनकम होता है वो हमें कई चीज़ें नहीं बता पाता है, जैसे कि भाई इन्फ्लेशन, इनकम डिस्पैरिटी, पॉवर्टी, वेल्थ और सेविंग्स वगैरह। तो ये प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करने के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो वो हमें नहीं पता चल पाता है। उसके बाद देखिए, और ये इस डायग्राम से मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि पर कैपिटा इनकम किस तरह से निकाला जाता है, टोटल इनकम ऑफ एरिया अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इस हिसाब से हम पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। अब आता है, हमने ये जाना कि पर कैपिटा इनकम जब हम लोग निकालते हैं तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें जानकारी नहीं हो पाती है। अब हमारे सामने ये चुनौती थी कि हम उसकी जानकारी करें तो करें कैसे। तो उसके में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आता है, वो है इनकम एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में कई सारे बुलेट पॉइंट्स आते हैं, तो हम उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि अभी इसमें आ रहा है फर्स्ट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट का मतलब बच्चों जो 0 से 1 साल के बच्चे होते हैं, वो अगर मान लीजिए कि 1000 बच्चे पैदा होते हैं और 1000 बच्चों में 10-20 बच्चों की अगर डेथ हो जाती है, तो वो जो रेट निकल करके आता है हमारा, हम उसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिया हुआ है। इंडिया में 2015 में अगर 1000 बच्चे पैदा हुए हैं तो उसमें से 37 बच्चों की डेथ हुई है। उसके बाद 2016 में देखें तो 34, 2017 में देखें तो 33। इस तरह से अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे हमारे ईयर्स बढ़े हम लोगों ने तरक्की किया है, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हुई हैं, तो बच्चों की डेथ रेट भी कम हुई है। तो ये बहुत अच्छा साइन है अपने भारत के लिए। अब आता है लिटरेसी रेट, मतलब कि हमारे व्यक्ति जो हमारे भारत के जो पॉपुलेशन है उसमें लोग कितने पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी रेट। तो जैसे इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेचर अपॉर्चुनिटी इन दिस 7th एंड अबव एज ग्रुप। मतलब कि 7 साल से उसके ऊपर के जितने भी लोग हैं उनको हम लोग देखते हैं और पता लगाते हैं कि ये लोग कितने पढ़े लिखे हैं, हमारी कितनी जनता पढ़े लिखी है, जो 7 साल के ऊपर के होते हैं। और जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, इंडिया हैज़ बीन सीन फिनोमिनल राइज इन द लिटरेसी सिंस इंडिपेंडेंस है। और ये ब्लू वाला जो आप ग्राफ देख पा रहे हैं, जैसे कि मेल और फीमेल का दोनों का ग्राफ दिया हुआ है, और इससे हम पता लगा पाते हैं कि हमारे यहाँ पे कितना लिटरेसी रेट है। अब आता है नेट अटेंडेंस रेशो। अब ये नेट अटेंडेंस क्या होता है? जी हाँ बच्चों, जिस तरह से हमारे स्कूल में अटेंडेंस लगता है तो ये उसी से मिलता जुलता है। अब अटेंडेंस क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10, मतलब 6 से 10 साल की उम्र के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनकी हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं, और उससे हम पता लगाते हैं कि हमारे जो 6 से 10 साल के बच्चे हैं वो कितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, जो हमारी मौजूदा पॉपुलेशन है इस उम्र के बीच की। तो वो हमारा नेट अटेंडेंस रेशो कहलाता है। अब आता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। एनरोलमेंट का मतलब बच्चों, जैसे आप किसी कोर्स में, किसी स्कूल में जब एनरोलमेंट कराते हैं, जब उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उससे पढ़ने के लिए, समझने के लिए, तो वही आपका होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो डिटरमाइन दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन स्कूल एट सेवरल डिफरेंट ग्रेड लेवल। जैसे कि मतलब डिफरेंट, जैसे कि प्राइमरी जूनियर क्लासेस से स्टार्ट होकर के पूरा हायर क्लासेस तक ये जाता है, और इससे हम ये पता लगा पाते हैं कि हमारी कितनी % पॉपुलेशन जो पढ़ने योग्य है, मतलब जो 6 से 7 साल की उम्र के बीच है और उससे अबव, वो लोग कितने बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। तो वो कहलाता है आपका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो। अब आता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है? इसमें हम लोग ये चेक करते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आपका सेक्स रेशो कहलाता है। जैसे कि इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। अब जैसे कि आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं, ये आपको चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे सेक्स रेशो ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का सेक्स रेशो क्या है?
तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि किस तरह से हमारे फीमेल्स की जो पॉपुलेशन है वो हमारे कंट्री में ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रही है, और ये बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि हम ये देख पाते हैं कि हमारे कई राज्यों में, कई स्थानों में अभी भी ऐसी समस्याएं हैं कि लोग गर्ल चाइल्ड को प्रेफर नहीं करते हैं, उसके लिए वो लोग फीमेल फिटिसाइड्स कर देते हैं, मतलब गर्भ में ही बच्चियों को मार देते हैं उसका पता लगने के बाद कि अगर वो बच्ची है तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का सेक्स रेशो इम्प्रूव हुआ है, मतलब कि महिलाओं की संख्या बढ़ी है हमारे देश में। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सब फैक्ट्स एंड फिगर यहाँ पे शो किया है और ये दिखाने की कोशिश की है जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। जैसे कि पर कैपिटा इनकम ऑफ सिलेक्टेड स्टेट्स, मैंने कुछ स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है। जैसे कि हरियाणा का पर कैपिटा इनकम क्या है, तो अगर आप देखेंगे 2,36,000 के आसपास वहाँ पे पर कैपिटा इनकम है। केरला में 2,04,000 के आसपास है। पर बिहार की स्थिति आप देखिए बहुत ज़्यादा खराब है दोस्तों, जो कि सिर्फ 40,000 के आसपास है पर कैपिटा इनकम। इससे हमें ये पता चलता है। और देखिए इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि 1,28,000 पूरे देश की पर कैपिटा इनकम निकल के आ रही है, और हम लोगों ने और मैंने आपको बताया था कि ये उसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि हम एवरेज के बेस पे तय करते हैं। तो एवरेज में भाई क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 500 रुपये कमा रहे हैं, एक दूसरा व्यक्ति वो भी 500 रुपये कमा रहा है और एक 100 रुपये कमा रहा है, जब आप इसका एवरेज निकालेंगे तो एवरेज आपको ठीक ठाक आएगा। तो ये लगेगा कि जो 100 रुपये वाला कमा रहा था बंदा, वो भी पैसे अच्छे कमा रहा है, तो एक उसकी लिमिटेशन थी। वैसे ही अगर आप ये देखें कि हमारा जो यहाँ पे लिटरेसी रेट है वो कैसा चल रहा है। जैसे कि आप देखिए लिटरेसी रेट ऑफ रूरल पॉपुलेशन में हमारा लिटरेसी रेट कैसा है, तो 76% मेल जो है हमारे वो लिटरेट हैं। उसके बाद फीमेल्स 54% है, मतलब अभी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद इस तरह से देखिए, आप सारे ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं, आपके एनसीईआरटी बुक में वो अवेलेबल है। अब ये क्या दिखा रहा है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ना इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दिखाया हुआ है। हरियाणा में 1,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो 1,000 बच्चों में 30 बच्चों की डेथ हो जाया करती थी। केरला में 7 बच्चों की सिर्फ डेथ हो रही है। इसका मतलब ये है कि केरला की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और बिहार में आप देखिए तो ये फिगर जाता है 32 के आसपास, जो कि हमें ये दर्शाता है कि हमें और भी ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए अब ये परचेजिंग पावर पैरिटी, ये बच्चों आपके लिए बहुत ही यूनिक, बहुत ही नया कंसेप्ट लगेगा आपको, पर बहुत ही सिंपल है। परचेजिंग पावर क्या, वो पैरिटी क्या होता है, देखिए इन अ पॉपुलर मेट्रिक दैट कंपेयर्स डिफरेंट कंट्रीज करेंसी थ्रू अ बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच। मतलब देखिए सिंपल तरीके से आप ये समझिए कि अगर आप ना कोई बर्गर है सपोज, और आप बर्गर यहाँ खरीदने जाते हैं अपने इंडिया में किसी मैकडॉनल्ड्स में या किसी इस तरह के स्टोर में, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, तो आप मान लीजिए कि आपको वो बर्गर 60 रुपये में मिल रहा है, कितने, 60 रुपये में, और आप वही बर्गर जब अमेरिका में खाने जाएंगे तो आपको मिलेगा $4 में। अब अगर आप इसको सीधे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइड करके जो आपको नंबर मिलेगा वो आपका 15 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 15 रुपया है, मतलब इस वक्त हम $1 के लिए, मतलब एक बर्गर जो खरीद रहे थे उसके लिए हम $4 पे कर रहे थे, और इंडिया में 60 रुपये। मतलब इस वक्त कुछ सामान अगर जो खरीद रहे हैं, मतलब जो बर्गर हम खरीद रहे हैं वो $1 अभी 15 रुपये के बराबर है। तो ये आपका परचेजिंग पावर पैरिटी कहलाता है। इस तरह से आप किसी भी देश का परचेजिंग पावर पैरिटी निकाल सकते हैं। मतलब कोई एक आप सामान ले लीजिए, उस सामान की कीमत लिखिए और नीचे दूसरे उस कंट्री में उस सामान की क्या कीमत है, इस हिसाब से आप परचेजिंग पावर पैरिटी मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो। अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो क्या होता है, जैसे कि मतलब भाई कौन व्यक्ति कितना जीता है ऑन एन एवरेज किसी भी देश में। तो अगर आप ये देख पाएँ यहाँ पे इंडिया का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो आ रहा है 2020 के हिसाब से वो है 69.89, मतलब 69 या 70 ईयर्स के आसपास यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो देखी गई है।
अच्छा, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे ऐड किया है। इंडिया रैंक्स 132 आउट ऑफ 191 कंट्रीज एंड टेरिटरीज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी हाल फिलहाल ये रिपोर्ट आई थी, 2021-22 की रिपोर्ट है, ठीक है। और उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट जो हमने अभी ऊपर सारे पॉइंट डिस्कस किए, उसमें ये देखा कि किस तरह से 190 आउट ऑफ 191 कंट्रीज 132 रैंक है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में। बच्चों, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। अगर इस ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हम लोग टॉप 10 में आ रहे होते तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात थी, पर अभी हमारा इसमें स्थान 132 है। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो, हमारा हेल्थ, हमारा एजुकेशन, सब कुछ हमें उसमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में हम लोग ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट लाएंगे। चलिए अब बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की। पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या होता है? बेसिकली जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमें अपनी सुविधा प्रोवाइड कराती है, जैसे कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, इसके बाद आपका क्या कहते हैं रोडवेज हो गया, रेलवेज हो गया, जो पब्लिक मेनली जो सरकार के अंडर में होती है और उसके द्वारा हमें सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। अच्छा, तो वो क्या होती है? जैसे देखिए बेसिक एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स। अच्छा, जैसे कि भाई डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से हो सके, आसानी से हो सके। सबको पता है एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सरकार ने अपनी तरफ से सरकारी स्कूल ओपन किए हुए हैं जहाँ पे बच्चों को मुफ्त शिक्षा के साथ साथ अच्छा खाना भी दिया जाता है मिड डे मील के रूप में। अच्छा, फिर क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स। अच्छा, ये क्या होता है? ये मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, जिसमें कि आप देखेंगे कि भाई आपकी उम्र और आपके वेट के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आप कौन से बॉडी मास इंडेक्स में आते हैं। ठीक है, इसको आप गूगल पे आप सिंपली बॉडी मास इंडेक्स के कैलकुलेटर आता है, वहाँ पे अपना हाइट और वहाँ पे अपना एज डाल करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना वेट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हॉस्पिटल, वैक्सीन प्रोग्राम्स एटसेट्रा। अच्छा, गवर्नमेंट देखिए आप तरह तरह की वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स भी चलाती है, जैसे कि पोलियो। अभी हम लोगों ने कुछ सालों पहले जो है पोलियो को जड़ से ख़त्म कर दिया और इंडिया ने अनाउंस किया कि अब पोलियो का एक भी केस रजिस्टर्ड नहीं होता है। अभी कोविड आया था कुछ समय पहले तो सरकार ने फ्री वैक्सीन का प्रोग्राम चलाया था। इस तरह से आप देखिए जो आंगनवाड़ी होती है, आंगनवाड़ी में भी बच्चों को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है। और हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हम लोग जानते ही हैं, डे बाय डे उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है, सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी चलाती है। उसके बाद प्रोवाइड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वही जिसको आप गल्ला या राशन बोलते हैं, और राशन कार्ड आपका बनता है जिसमें अलग अलग कलर के कार्ड होते हैं, जैसे बीपीएल है ना, और उसके वाइट कार्ड, रेड कार्ड, इस तरह से बनाया जाता है ताकि लोगों को अनाज प्रोवाइड किया जा सके। वो लोग जो गरीब हैं, वो लोग जिनकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इस तरह से डेवलपमेंट का काम सरकार देखती है पब्लिक फैसिलिटीज़ के द्वारा। फिर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बेसिकली आपको इस चार्ट से सिंपल समझ सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। एक ऐसा विकास जहाँ पे ना आप एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचा रहे हो, सोशल कम्युनिटी को नुकसान ना पहुँचा करके बल्कि फ़ायदा पहुँचा रहे हो, इकोनॉमी और उसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो कि वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़े। ठीक है। तो इसके बीच में आता है जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रिसोर्सेज को आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि आपकी आज की ज़रूरतें पूरी हो जाएं और आने वाले समय के लिए भी वो रिसोर्स बचा रहे या फिर उसको हम अच्छे से इस्तेमाल कर सके आगे चल के भी। तो ये आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डेफिनेशन। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज कंडक्टेड विदाउट डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है। आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो करना है, पर ऐसा नहीं है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है, और आप लगातार पोल्यूशन क्रिएट करते जा रहे हैं, तो जिससे क्या हो रहा है कि आपका इन्वायरमेंट गंदा होता चला जा रहा है और आगे पता चल रहा है कि भैया ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना क्यों ज़रूरी है? बच्चों 2023 में ना बेसिकली पिछले कुछ सालों में
हम लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि कितना ज़रूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाना। विकास तो हमें चाहिए, पर उसकी कीमत हमें इस तरह से नहीं चुकानी है कि हम एनवायरनमेंट को लगातार ख़त्म करते जाएं, बर्बाद करते जाएं, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में फिर हम लोग बहुत तरह की दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सस्टेनेबल क्या है? सस्टेन राइज इन दी रियल पर कैपिटा इनकम एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, हमें डेवलपमेंट इस तरह से करना है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ इनकम पे फोकस कर रहे हैं, बाकी और सारे एस्पेक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिडक्शन इन पॉपुलेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, जितना पॉपुलेशन अर्थ पे बढ़ेगा उतना ज़्यादा बर्डन अर्थ पे आता जाएगा। मतलब रिसोर्सेज तो लिमिटेड है भाई, और पॉपुलेशन अनलिमिटेड तरीके से बढ़ेगी तो प्रॉब्लम तो होनी ही है। फिर क्या है? रेशनल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। रेशनल यूज़ का मतलब होता है बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतर तरीके से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करना। फिर आता फोर्थ पॉइंट, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। मतलब आप अपने मौजूदा रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ कर रहे हो, उसके बाद आप उसको कंजर्व कर सकें फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। भाई इस तरह से यूज़ नहीं करना है ना कि अभी हम चलो अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, तो इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि आपके आने वाले बच्चे होंगे, उनको भी रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होगी, कोल की जो है ज़रूरत होगी। तो आप ऐसा कहा जाता है ना कि भाई रिसोर्सेज है तो उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें। जैसे आपको बहुत सिंपल सी बात है, भाई आप घर में नहीं है तो पता चला कि यूनिट आपको सस्ते में पड़ रहा है, तो आप बल्ब पंखा चला के छोड़ दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से कहा जाता है कि आप एनर्जी को बचाएं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा जोड़ दिया स्लाइड में। तो जैसे क्या हुआ है ना, यहाँ पे ग्लोबल गोल्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमारी संस्था है, मुझे याद नाम में उसका स्किप हो गया है। तो बेसिकली इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि हम इन मेन 17 पॉइंट्स उन्होंने सेलेक्ट किए हैं कि अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। विकास तो हमें चाहिए, पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हुए, इनको केंद्र बिंदु बनाते हुए। जैसे कि भाई पहला, नो पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विकास हमें चाहिए पर पूरे देश, पूरी दुनिया से हमें गरीबी हटानी है। ज़ीरो हंगर, कोई ऐसा ना हो बेचारा जो भूखमरी से मर रहा हो, तो ज़ीरो हंगर को हम लोग अचीव करना चाह रहे हैं। इस तरह से आप इसको पढ़ सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन, अगर इंसान पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, तो मुझे लगता है इन सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर पाएगा। पढ़ना लिखना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जेंडर इक्वालिटी, हम लोग देखते हैं आज भी कि भाई मेल्स और फीमेल्स में कितना ज़्यादा जो है ये इनइक्वालिटी है, राइट। कितना ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कई चीज़ों को जो है लेकर के। उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और इसी के साथ हम लोग डेवलपमेंट चैप्टर को यहाँ पे समाप्त करते हैं। और जो भी आपके डाउट्स होंगे, क्वेश्चंस होंगे, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ओके, धन्यवाद।